अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है और अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसमें टर्म्स जो हैं वो किस तरह से बनती हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स थी वो प्लस करके नेक्स्ट टर्म बन रही थी, ऐसे ही था ना। यानी अगर हम ऐड करके टर्म्स बनाएंगे तो वो बनेगी अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, अब हम पढ़े हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसमें जो है वो टर्म्स मल्टीप्लाई करके बनेंगी। ठीक है, यानी जो नेक्स्ट टर्म अगर हमने लेनी हो तो प्रीवियस टर्म को एक स्पेसिफिक नंबर होता है। ठीक है, इसके अंदर भी एक स्पेसिफिक नंबर होता है। अगर आप प्रीवियस टर्म को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। ठीक है, वो स्पेसिफिक नंबर जो है वो यहाँ पे होगा कॉमन रेशो। ठीक है, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था अरिथमेटिक में वो कॉमन डिफरेंस था क्योंकि वो 2 को माइनस करके आता था। यहाँ पर जो पढ़ेंगे ये होगी कॉमन रेशो। ठीक है, अब ये जो है ये 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करने से आएगी। ठीक है, तो पहले देखिए कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती क्या है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसकी डेफिनेशन देखें। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स, यानी नंबर्स का पूरा एक सेट होगा दैट प्रोग्रेस बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच टर्म। ठीक है, यानी जो जिससे जो है वो सीक्वेंस बनती जाएगी किस तरह से, अगर आप सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे किसके साथ, कॉमन रेशो के साथ। ठीक है, डिवीजन का उसने इसलिए बोला है कि समटाइम हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कॉमन रेशो सपोज 1/2 आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में जब हम 1/2 लेंगे तो डेफिनेटली 2 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए उसने यहाँ पर डिवाइड की टर्म यूज़ की है। लेकिन ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है ये एक्चुअली में क्या होता है कि सीक्वेंस जो है वो मल्टीप्लाई करके बन रही होती है। और मल्टीप्लाई किससे करना होता है, एक स्पेसिफिक नंबर के साथ, और वो स्पेसिफिक नंबर जो है वो क्या होता है आपके पास, कॉमन रेशो। ठीक हो गया। अब जैसे कि उसमें फार्मूला था अरिथमेटिक सीक्वेंस में, वैसे ही हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में भी फार्मूला है। अगर आपने इसकी nth टर्म फाइंड करनी हो तो किस तरह से ले सकते हैं, वो आप फार्मूला इसका होगा an इज इक्वल टू a1r(n-1). ठीक है, इसमें r जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉमन रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी ये जो कॉमन रेशो है यानी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का की डिफरेंस। ठीक है, सॉरी डिफरेंस नहीं, डिवीजन। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास कॉमन रेशो आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीक्वेंस है, जैसे ये 2 है, 4 है, 8 है, 16 है एंड सो ऑन, और हम चाह रहे हैं कि हमने इसकी nth टर्म लेनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमारे पास a1 जो है वो फर्स्ट टर्म ही है, वो आपके पास क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, अब हमें लेना है इसमें r। अब r किस तरह से आएगा इसमें कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को आप डिवाइड करेंगे। जैसे अगर मैं ये 2 और 4 लूँ तो अगेन इसमें भी आपने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास 4/2, इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, r, मतलब r की वैल्यू आपके पास आ गई 2। इस तरह से अगर आप 8 और 4 में देखें तब भी 2 ही है, अगर आप 8 और 16 में देखें तब भी 2 ही है। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन रेशो है तो ये पूरी सीक्वेंस में आप कोई सी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करके देखें तो आपके पास ये नंबर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, कोई सी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से आपने डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू आ गई 2। तो अगर हम इसकी nth टर्म बनाना चाह रहे हैं तो an इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 2 है और r की वैल्यू जो है वो भी आपके पास 2 ही है, और इसकी पावर क्या हो गई, n-1। ठीक है, अब ये आपके पास जो है ये देखें इनके ये जो हैं थोड़े से हम यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस भी यूज़ करेंगे जो हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़े थे कि बेसिस अगर सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो वो लॉज जो हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। तो इसके ऊपर 2 के ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 है, तो ये 2 की पावर हो जाएगी ये 1 + n-1। ठीक है, ये पावर और ये पावर, इन दोनों पावर्स को आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो 1 - 1 ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे रह गया 2n, मतलब कि इस सीक्वेंस की, ये वाली जो सीक्वेंस है इसकी nth टर्म आपके पास कितनी हो गई, 2n। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 7.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपने कि यह टर्म जो है ये जीपी में है। ठीक है, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो या फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो, बात एक ही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो सीक्वेंस उसने हमें दी है वो हम लिख लेते हैं। 2 है, 8 है,
32 है एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंस है। इसमें हमने इसकी 7th टर्म ढूंढनी है, मतलब पे हमने क्या फाइंड करना है, A7। ठीक है, 7th टर्म A7 ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हम ज्योमेट्रिक का फार्मूला लिख लेते हैं nth टर्म कैलकुलेट करने का। an इज इक्वल टू A1 Rn-1, मतलब कि अगर हमें इसमें 7th टर्म चाहिए तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास टर्म्स कैसे आती हैं। जो n है वो तो इसका 7 ही है, क्योंकि अगर हम इस an को इस A7 के साथ कंपेयर करें तो n की जगह पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, 7। इट मीन्स कि आपने 7th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो n आपका जो है वो 7 हो गया। उसके बाद है आपके पास फर्स्ट टर्म है आपके पास 2। ठीक है, जहाँ से सीक्वेंस शुरू हो रही है, और फिर आपने लेना है कॉमन रेशो। अब कॉमन रेशो अगेन आपने दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को डिवाइड करना है, मतलब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4, यानी आर की वैल्यू आपके पास आ गई 4। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि A7 किसकी इक्वल होगा। A1 की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू 4 है, इसकी पावर 7 - 1। ठीक है, अब ये बन जाएगा 2 × 4 7 - 1, ये 6 हो गया। सही। अब देखिए यहाँ पे जो है वो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखें तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपने इसको नॉर्मल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करके देखना है तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा, अगर आप इसको 2 की पावर में लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये हम इसको 4⁻6 का देख लेते हैं कि हमारे पास आंसर कितना आता है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, और उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 4⁻6 का आंसर आपके पास आ गया 40, मतलब 2 को आपने मल्टीप्लाई किया 4096। ठीक है, अब इसके साथ जो है वो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को। ठीक है, तो आपके पास आंसर जो है ये बन गया। A7th टर्म जो है वो इसकी बन जाएगी 8192। ठीक है, ये इसकी आ गई 7th टर्म। ठीक हो गया। आप ये वाला एक्सप्रेशन पूरे का पूरा जो है वो कैलकुलेटर पे डालें तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपने इसको पहले 4⁻6 लेके फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, अभी हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमसे कहा है कि इसकी 11th टर्म कैलकुलेट करनी है, मतलब कि आपने फाइंड करना है A11। ठीक हो गया, सही। और GP जो है वो है आपके पास 2, 6, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसकी हमने 11th टर्म कैलकुलेट करनी है। अब हम सबसे पहले GP का फार्मूला लगा लेते हैं। उसकी nth टर्म कैलकुलेट करने का फार्मूला है हमारे पास AN इज इक्वल टू A1 Rn-1। ठीक है, अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशियो चाहिए और n चाहिए। ठीक है, अब जब हम इस A11 को AN के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास n की जगह पे जो है वो क्या है, 11। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास n की वैल्यू 11 हो गई, और जो सीक्वेंस है इसकी फर्स्ट टर्म है आपके पास 2। ठीक है, और जो कॉमन रेशियो है वो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करके ले लें, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें। ठीक है, 6 / 2 तो ये आपके पास आ गया 3। ठीक है, मतलब कि आपके पास r की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया, n की जगह 11 लिखा, A1 की जगह आपका 2 है और r की जगह आपका 3 है और n की जगह 11 है -1। ठीक है, तो ये हो गया 2, 3 × 11 - 1, ये 10 हो गया। ठीक है, अब अगेन हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर से पहले 3⁻10 लेंगे कि 3 की पावर 10 कितनी आती है। ये आ गया आपके पास 2 × 59,049। ठीक है, अब इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो ये आपके पास आंसर बन गया इसका, मतलब कि जो आपकी A11 है ये आ गई 118098। ठीक है, ये आपके पास आ गई A11। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो सीक्वेंस है उसमें उसने हमें कहा है कि इसकी आपने 6th टर्म कैलकुलेट करनी है, मतलब कि आपने A6 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सीक्वेंस जो है जो आपके पास वो है -3/2, 3, -6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें उसने हमसे 6 टर्म मांगी है, तो यानी अगेन हम अपना फार्मूला लगा लेते हैं। AN इज इक्वल टू A1 Rn-1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, A6 चाहिए, मतलब कि हमारे पास n की वैल्यू 6 है, जो फर्स्ट टर्म है वो है इसकी -3/2 और r इसका अब हमने लेना है। अब देखिए दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करना है। हम देखिए कि अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड को करते हैं तो इसमें रेशियो आ रही है,
ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो कोई मसला नहीं होना, ये आराम से आपके पास डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जहाँ पे होल नंबर्स है ना, आप उन टर्म्स को डिवाइड कर दें, ठीक है, यानी फ्रैक्शन को ना करें जो होल टर्म्स हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो यही है ना कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को करना है आपने। तो ये हमारे पास 3 और -6 ये भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ही हैं। तो हम क्या करेंगे, -6 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। अगर आप -3/2 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास आंसर -2 ही आएगा, क्योंकि ये जीपी है और इसमें आर की वैल्यू पूरी सीक्वेंस में सेम रहेगी। कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास सेम आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने उन टर्म्स को डिवाइड कर दिया जहाँ पे आपके पास एक होल नंबर था, ठीक है। तो अब हम इस फार्मूले में वैल्यू लिख देते हैं। n की जगह आपका 6 हो गया, a1 की जगह हो गया -3/2 और r की जगह आपके पास आ गया -2 और इसकी पावर 6 - 1, ठीक है, यानी -3/2। अब देखिए उसने हमें जो सीक्वेंस है वो फ्रैक्शन में दी है, मतलब कि हम इसकी जो 6 टर्म बनाएंगे वो फ्रैक्शन में ही बनाएंगे। अब हम इसको एक डेसिमल में आंसर नहीं देंगे, ठीक है। तो -2 ये हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है। अब -2 जब आप लोगे तो आपके पास आ जाएगा 32, ठीक है। तो ये बन गया -3/2 इंटू -32, ठीक है। अब इसको जो है वो आप एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिखें। तो मतलब -32 को आपने मल्टीप्लाई किया 3 से और डिवाइड कर दिया आपने 2 से, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया 48, ठीक है। तो A6 जो है ये हमने कैसे ली, -3 मल्टीप्लाई बाय -32, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 48, ठीक है। ये आपके पास A6 आ गई। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखें, आपने फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करनी है, मतलब कि आपने A5 कैलकुलेट करना है, जबकि जो जीपी है वो आपके पास है 4 -12 36 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो हम इसका nth टर्म का फार्मूला लगा लेंगे। यह आ गया आपके पास an = a1r(n-1), ठीक है। अब जब हम इसको कंपेयर करते हैं, n हमें कितना चाहिए, n की जगह पे हमें 5 चाहिए, तो हमने n की जगह 5 लिख लिया। जो इसकी फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की वो है 4 और जो r है वो आपने दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करना है, ठीक है। यानी -12 को आप 4 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3, ठीक है। ये आ गया आपके पास r। अब हम जो है फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। n की जगह हमारे पास 5 है, a1 की जगह 4 है, r की जगह -3 है, इसकी पावर 5 - 1, ठीक है। यानी 4 इंटू -3 5 - 1, 5 - 1 हो गया आपके पास 4, ठीक है। अब अगेन जब आप -3 की पावर 4 लेंगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा 81, ठीक है, प्लस का आंसर आएगा 81। तो आपने इसको लिखा 4 इंटू 81, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 81 को 4 के साथ, तो आपके पास आंसर बन गया 324, ठीक है। मतलब कि A5 आपके पास आ गई 324, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उसने कहा है कि आपने मिसिंग एलिमेंट आपने कैलकुलेट करने हैं, जो भी इसके अंदर मिसिंग है, ठीक है। मतलब कि हम देख लेंगे अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग जो चीज़ जो है वो हमारे पास मिसिंग होगी उसी को ही आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 है, उसमें आपके पास r जो है वो 10 है, an जो है वो 100 है और a जो है ये 1 है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा फार्मूला था वो था an = a1r(n-1), ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। जब हम इसको कंपेयर करते हैं, देखें हमारे पास an की वैल्यू है, ठीक है। फिर हमारे पास a1 की वैल्यू, मतलब अगेन उसने a लिखा हुआ है, a लिखा हो या a1 लिखा हो बात एक ही है, ठीक है। उसकी भी हमारे पास वैल्यू है और r की भी हमारे पास वैल्यू है। मतलब कि हमारे पास अननोन कौन है यहाँ पे, n, ठीक है। तो आपने किसको कैलकुलेट करना है, n को, ठीक है। अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे, उसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। an जो है ये है आपका 100, a1 जो है ये आपका 1 और r जो है ये आपका 10, इसकी पावर n-1, ठीक है। यानी 100 जो है ये आपके पास किसके इक्वल हो गया, 10⁻n-1, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि अगर आपके पास बेसिस सेम हो, ठीक है, तो और अननोन आपके पास पावर में हो, ठीक है, तो आपने बेसिस को इक्वल करना होता है। अगर आपके पास अननोन पावर में है तो आपने
बेसिस को सेम करना है, और अगर बेसिस में है तो आपने पावर्स को सेम करना है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए अननोन, जो हमने n कैलकुलेट करना है वो किस में है, वो पावर में है। इट मीन्स कि हम इसकी बेस को जो है वो दोनों साइड की बेस को इक्वल करेंगे, ठीक है। इस तरफ 10 है तो इस तरफ भी हम इस 100 को 10 ही बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻², ठीक है। इस वाले 100 को हमने लिख दिया 10⁻², क्योंकि 10⁻² का मतलब 100 ही है, ठीक है। 10 × 10 इज इक्वल टू 10⁻n−1, ठीक है। यानी आपने सिंपल क्या किया कि ये जो 100 है इसके फैक्टर बना लिए जो कि 10 की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो 10 ही हमने क्यों रखना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बेस में 10 है, इसलिए हमें इस साइड पर भी 10 ही चाहिए। तो 10 को अगर हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 2 दफ़ा लिखा है, इसलिए हमने इसको कर लिया 10⁻², ठीक है। अब देखिए बेसिस इनकी सेम है, ठीक है। बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स इक्वल होंगी, तो 2 किसकी इक्वल हो गया, n-1 के, ठीक है। अब इस -1 को इधर शिफ्ट कर दें, ये +1 हो जाएगा। 2 + 1 = 3, या फिर यहाँ से 3 = आपके पास आ गया n, ठीक है। यानी n की वैल्यू आपके पास आ गई 3। नेक्स्ट के लिए देखिए, नेक्स्ट है आपके पास इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में है आपके पास an = 400, r = 2 और a = 25, ठीक है। जब हम इसको अपने फार्मूले के साथ कंपेयर करते हैं तो अगेन हमें जो है वो देखें an जो है वो गिवन है, r भी हमारे पास गिवन है और a भी हमारे पास गिवन है। मतलब कि यहाँ पे अननोन कौन है, फिर से n ही यहाँ पे अननोन है, ठीक है। तो इसको जो है वो जब हम सॉल्व करेंगे फार्मूला लगा के तो हम सब की वैल्यूज़ डाल देंगे। an की जगह आपके पास है 400, a की जगह है आपके पास 25 और r की जगह आपके पास 2 है, इसकी n-1, ठीक है। अब ये 25 पहले इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा इससे, ठीक है, = 2⁻n-1, ठीक है। क्योंकि 25 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब हम उसको इधर लेकर आएंगे तो ये 400 को आके डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो 400 को 25 से डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 16, ठीक है, = 2⁻n-1। अब देखिए अगेन हमारे पास जो है वो फिर से वही है कि n पावर में है, तो अब हमें बेसिस को इक्वल करना है। अब इसकी बेस में 2 है तो हमें इस 16 को भी 2 की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो जब आप इस 16 के फैक्टर बनाएंगे 2 के साथ तो ये आपके पास बनेंगे 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। यानी 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 2s are 16, ठीक है। यानी ये 2 के साथ आपने इसके फैक्टर बना दिए। 2 क्यों लिया, क्योंकि हमें n चाहिए और n किसकी पावर में है, 2 की पावर में है, ठीक है। तो इसलिए n की वैल्यू लेने के लिए हमें बेस को सेम करना है। अब ये हो गया 2⁴ = 2⁻n-1, ठीक है। अब देखें ये दोनों तरफ आपके पास बेसिस सेम हो गई, तो 4 किसकी इक्वल हो जाएगा, n-1 के। अब इस -1 को इधर शिफ्ट कर दें तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। और 4 + 1 5 = n, ठीक है। यानी आपके पास n की वैल्यू आ गई 5 जी। तो अभी हम आगे इसके पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में देखिए उसने हमें दिया हुआ है a = 128, r = 1/2 एंड an = 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको कंपेयर करते हैं अपने फार्मूले के साथ तो हमें इसमें देखें किसकी वैल्यू चाहिए। an भी आपके पास गिवन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और a भी आपके पास गिवन है और r भी आपके पास गिवन है, ठीक है। मतलब कि अगेन आपको यहाँ पे n की वैल्यू ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसमें जो है ये फार्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यूज़ डालते हैं सारी। an जो है ये आपके पास आ गया 1/4, a जो है ये है आपका 128 और r जो है ये है आपके पास 1/2 और इसकी पावर n-1, ठीक है। अब देखें ये 128 है, जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इस 4 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे ऑलरेडी 4 है, ठीक है। तो 128 से ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 128 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा ×4, ठीक है। तो 512, ठीक है। यानी ये आपके पास आ गया 1/512 = इस तरफ से 1/2 और इसकी पावर n-1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप इसको फ्लिप कर दें, ठीक है, या तो अगर हम जब इसको फ्लिप करेंगे तो ये भी फ्लिप हो जाएगी, ठीक है। यानी दोनों साइडें जो हैं वो आपके पास इसकी फ्लिप हो जाएंगी।
तो ये 512 है, ये भी ऊपर आ गया, सही है, और इधर से ये 2 भी ऊपर आ गया, ठीक है, और इसकी पावर बन गई n-1, ठीक है, क्योंकि हमने इसको फ्लिप किया है, ठीक है, तो इसके जो है वो पावर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने दोनों साइडों पे शिफ्ट किया है, ठीक है। अगर हम एक साइड पे करेंगे तो फिर पावर नेगेटिव होगी, लेकिन अब हमने दोनों साइडों पे फ्लिप किया है तो पावर पे कोई असर नहीं आएगा, ठीक है। अब जो है 512 इसको जो है वो हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। जो अगेन हमारे पास n है वो उसमें है पावर में है, ठीक है, तो हमें बेसिस को सेम करना है। तो हम देखते हैं कि 2 को हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 512 आता है, ठीक है, 9 टाइम्स, ठीक है। 2 को अगर हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 को आप 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 512, ठीक है। जब आप जो है इसको कैलकुलेटर पे लेके देखें 2⁻9 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 512, ठीक है। अब देखिए बेसिस सेम है तो पावर भी इनकी इक्वल होंगी, सो 9 इज़ इक्वल टू n-1, यहाँ से -1 को इधर ले आए तो ये +1 हो जाएगा, यानी 9 + 1 इज़ इक्वल टू n, या फिर ये हो गया 10 इज़ इक्वल टू n, ठीक है, यानी n की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 10 आ गई। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 11th टर्म, मतलब कि आपने A11 कैलकुलेट करना है, ठीक है, ऑफ अ जीपी हुज 5th टर्म इज़, मतलब कि A5 जो है वो आपके पास 9 है एंड कॉमन रेशियो, और जो R है वो है आपके पास 2, ठीक है। यानी ये जो क्वेश्चन लिखा था वर्ड फॉर्म में उसको सारा मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया है। अब मैं यहाँ से देखूँगी कि मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक है। जैसे जो है वो हमें A11 चाहिए, सही, तो A11 के लिए जब हम फार्मूला बनाएंगे तो ये बनेगा A11 इज़ इक्वल टू A1R11-1, ठीक है, यानी A11 इज़ इक्वल टू A इंटू R10, ठीक है। अब देखिए हमारे पास R की वैल्यू तो है, जो क्वेश्चन था उसमें R की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास ये फर्स्ट टर्म नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, ये जो उसने हमें A5 दिया हुआ है ना, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पे ना A5 जो है उसने हमें 9 दिया हुआ है, A5 के लिए जब हम फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास बनेगा A1R5-1, ठीक है, इज़ इक्वल टू 9। तो A1 हमें चाहिए, R की वैल्यू हमारे पास 2 है, 5-1 4 हो गया, इज़ इक्वल टू 9, 2⁻4 करें तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 16 इज़ इक्वल टू 9, या फिर A आपके पास हो गया 9/16, ठीक है, यानी ये जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो आपके पास कितनी हो गई 9/16। तो अब हम यहाँ पे A की जगह लिख देते हैं 9/16 और R की जगह जो है वो हमारे पास 2 है, इसकी पावर 10, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने करना है 9 मल्टीप्लाई बाय 2⁻10, ठीक है, और फिर डिवाइड बाय इसको किससे करना है 16 से, ठीक है। अब इसमें देखें जो 2⁻10 है ये जब हम लेते हैं तो हमारे पास आता है 1024, 9 मल्टीप्लाई बाय 1024/16, ठीक है। अब देखिए जो 1024 है इसको जब हम जो है वो 16 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 64, ठीक है। तो इसको जो है वो 9 मल्टीप्लाई बाय इस पूरे को जो है वो इसके साथ कैंसिल कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 64, ठीक है। अब इस 64 को जो है वो आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ गया 576, ठीक है। मतलब कि जो आपकी 11th टर्म है इस सीक्वेंस की वो होगी 576, ठीक है। ये तो मैंने आपको इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन दिखाई ना, आप चाहें तो ये वाला जो स्टेप है ना ये वाला, ठीक है, इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर पे डालें, आपको ये आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो वो भी इस तरह से कर सकते हैं जी। तो आप देखें इसका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखिए उसने हमसे कहा है कि इसकी 13 टर्म आपने कैलकुलेट करनी है, मतलब कि 13 अपने फाइंड करना है। हुज 7th टर्म, मतलब A7 जो है वो आपको दी है 25 और कॉमन रेशो जो है ये आपको दी है 3, ठीक है। अब देखिए ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, ठीक है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम इसका भी क्वेश्चन कर लेंगे कंप्लीट। तो जब हम A13 के लिए फार्मूला लिखते हैं तो ये हमारे पास बनेगा A13 इज़ इक्वल टू AR13-1, ठीक है, मतलब A13 इज़ इक्वल टू AR
12, ठीक है। अब अगेन हमें देखिए आर दिया हुआ है, हमें ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू जो है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं A7 से। A7 उसने हमें दिया 25। A7 के लिए जब आप फार्मूला लिखोगे ये बनेगा AR7-1 इज इक्वल टू 25, तो AR6 इज इक्वल टू 25। अब आर की वैल्यू उसने हमें दी है 3, इसकी पावर 6 इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब 3 ले लेते हैं कि हमारे पास कितना आता है, ये है 729, यानी A729 इज इक्वल टू 25, या फिर ए आपके पास आ गया 25/729, ठीक है। मतलब ए की वैल्यू आपके पास बन गई 25/729। तो ये हम यहाँ पे ये जो 13 के लिए हम ले रहे थे उसको कर लेते हैं। ए की वैल्यू आ गई आपके पास 25/729 और आर की वैल्यू आपके पास 3 है, इसकी पावर 12, ठीक है। अब अगेन देखिए हम इसको लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 729, ठीक है। अब 3 ले लेते हैं, ये आ गया आपके पास 25 मल्टीप्लाई बाय 531,441/729, ठीक है। अब ये जो 3 की पावर 12 वाला है इसको आप डिवाइड कर दें 729 से, क्योंकि ये 729 भी हमने 3 की पावर से ही लिया था, तो ये डेफिनेटली इसको डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो जब आप इसको जो है वो इसके साथ डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो 729 ही आ जाता है, ठीक है। अब 729 है तो हम इसको क्या करते हैं 25 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आंसर आ गया 18,225, ठीक है। ये आ गया आपके पास A13, ठीक है, 13 टर्म आ गई इसकी। जी अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए उसने हमसे कहा है कि ABCD आर इन GP, देन शो दैट A माइनस बी, B माइनस C एंड C माइनस D आर आल्सो इन GP, ठीक है। अब देखिए अगर ABCD GP में हैं, जैसे हमने GP की डेफिनेशन में पढ़ा था कि टर्म GP में कब होती हैं, जब उनका कॉमन रेशो जो है वो सेम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो ABCD है ये GP में है, इसका मतलब है कि जब हम इसको कॉमन रेशो लेंगे तो सबकी कॉमन रेशो सेम आएगी, ठीक है, सबकी कॉमन रेशो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी B/A जो है ये भी आपके पास किसकी इक्वल होना चाहिए, ये अगर हम C/B ले लें, ठीक है, यहाँ पे ये किसकी इक्वल होना चाहिए अगर हम D/C ले लें, ठीक है। तो ये सारे नंबर जो है वो लेट से हमने कोई एक नंबर ले लिया कॉमन रेशो, चले R से ले लेते हैं क्योंकि हम R से ही इसको यूज़ कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। ये हमने R से ले लिया कि ये सारे कॉमन रेशो हैं और सबकी कॉमन रेशो में नंबर सेम आता है GP में, इसलिए ये सारे नंबर इक्वल होंगे, ठीक है। अब इसको जब हम सेपरेट करके लिखते हैं तो B/A जो है ये किसकी इक्वल हो गया R के, ठीक है। इस तरह से C/B किसकी इक्वल हो गया R के, और D/C जो है ये किसकी इक्वल हो गया R के, ठीक है। अब यहाँ से देखिए B की वैल्यू आपके पास आ गई AR, ठीक है, C की वैल्यू आपके पास आ गई BR और D की वैल्यू आपके पास आ गई CR, ठीक है। ये हमने 3 वैल्यूज़ ले ली, A की, C की और B की, C की और D की, ठीक है। अब देखिए जो हमने प्रूव करना है वो हमने क्या प्रूव करना है, जो हमने प्रूव करना है वो है A माइनस B, B माइनस C एंड C माइनस D आर आल्सो इन GP, ठीक है, कि ये वैल्यूज जो हैं ये भी आपके पास GP में ही हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो C इज इक्वल टू BR है, ठीक है, इस वाले B में अगर हम ये वाली वैल्यू डालेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, C किसकी इक्वल आएगा, B की वैल्यू है AR, ठीक है, इंटू R, तो ये बन जाएगा AR², ठीक है। C की वैल्यू आ जाएगी AR², ठीक है। इस तरह से यही C की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, तो D की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी AR² C की जगह लिखा और साथ में R, तो ये बन जाएगा AR³, ठीक है, यानी D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी AR³, सही। अब देखें ये जो आपने नंबर्स प्रूव करने हैं, ठीक है, A माइनस B, B माइनस C एंड C माइनस D आर आल्सो इन GP, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए भी यही होगा कि अगर हम इनकी कॉमन रेशो लेंगे तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसकी ना कॉमन रेशो ले लेते हैं, लेट से कि मैंने लिया यहाँ पे लेट, ठीक है, R1 मैंने ले लिया, अगर मैं इन दो टर्म्स को डिवाइड करती हूँ, ठीक है, यानी B माइनस C को डिवाइड कर देती हूँ A माइनस B से, ठीक है, B माइनस C को मैंने डिवाइड कर दिया A माइनस B से। अब इसमें देखिए जो हमने अभी वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी वो वैल्यू हम यहाँ पे डालें तो हमारे पास क्या आएगा, ऐसे हम ले लेते हैं R2 भी साथ ही ले लें, R2 जो है यानी ये दूसरे दो नंबर्स का
कॉमन रेशो, ठीक है, सी माइनस डी ओवर बी माइनस सी, ठीक है। अब हमने बस इसको ये सॉल्व करना है कि R1 और R2 जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों का आंसर सेम आता है, ठीक है। अब R1 को सॉल्व कर लेते हैं। R1 है आपके पास B माइनस सी ओवर A माइनस बी, ठीक है। B की वैल्यू देखिए हमारे पास यहाँ पे थी AR, ठीक है। B की जगह हमने लिखा AR माइनस C की वैल्यू हमारे पास कितनी है इन टर्म ऑफ A, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन को A में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो C की वैल्यू इन टर्म ऑफ A है आपके पास AR स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से नीचे A ऐसे ही रहेगा माइनस B की वैल्यू है आपके पास AR, ठीक है। अब ऊपर से देखें आपके पास A कॉमन आ रहा है और R भी कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 माइनस R। नीचे से देखें आपके पास A कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 माइनस R, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस R से 1 माइनस R कैंसिल, A के साथ A कैंसिल, तो ये आपके पास रह गया इसका आंसर R, ठीक है। यानी R1 का आंसर जो है वो आपके पास R रह गया। अब हम देख लेते हैं कि R2 का आंसर जो है वो भी R आता है कि नहीं आता, ठीक है, उसको भी R ही आना चाहिए, ठीक है, तब ये नंबर जो है वो GP में होंगे। तो उसको देख लेते हैं C माइनस डी ओवर B माइनस सी। अब देखिए जो C की वैल्यू हमने ली थी, अब इस पूरे में हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, हम जो है वो C की और D की और B की तीनों की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो तीनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। C की वैल्यू जो है वो हमारे पास इन टर्म ऑफ A है AR स्क्वायर, ठीक है, ये पुट कर दी। और D की वैल्यू इन टर्म ऑफ A है आपके पास AR क्यूब, ठीक है, वो रख दिया हमने यहाँ पे, डिवाइडेड बाय B की वैल्यू इन टर्म ऑफ A है AR, ठीक है, और C की वैल्यू इन टर्म ऑफ A है AR स्क्वायर, ठीक है, यानी सबकी वैल्यू इन टर्म ऑफ A हमने पुट कर दी। अब देखिए ऊपर से जो है वो आपके पास AR स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 माइनस R, ठीक है। इस तरह नीचे से जो है वो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, नीचे से आपके पास कॉमन आ रहा है AR, ठीक है, तो ब्रैकेट में रह जाएगा 1 माइनस R, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस R से 1 माइनस R कैंसिल, ये A से A कैंसिल, ये R स्क्वायर से एक R भी कैंसिल, ठीक है, तो ये भी सिंपल आपके पास R रह जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों के आंसर आपके पास R के इक्वल हैं। इट मीन्स कि ये जो आपके पास A माइनस B, B माइनस C एंड C माइनस D आर आल्सो इन GP, ठीक है। इसके लिए आप इसको लिख देंगे कि आपके पास A माइनस B, B माइनस C एंड C माइनस D आर इन GP, ठीक है, ये भी आपके पास GP में ही है जी। अब नेक्स्ट देखिए हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमसे कहा है फाइंड nth टर्म, मतलब कि अब हमने nth टर्म बनानी है उस सीक्वेंस की जिसकी ये रेशियो उसने हमें दी हुई है A5 ओवर A3 इज इक्वल टू 4 ओवर 9 एंड A2 इज इक्वल टू 4 ओवर 9, ठीक है, यानी A2 की वैल्यू भी 4 ओवर 9 है और A5 ओवर A3 जो है ये भी 4 ओवर 9 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम अपना ये जो जनरल फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग A2 की, A5 की और A3 की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। जो जनरल फार्मूला है ये है AN इज इक्वल टू ARN माइनस 1, ठीक है। अब देखिए हमें इसकी फाइंड भी nth टर्म ही करनी है, तो nth टर्म के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशो चाहिए R चाहिए, ठीक है। तो जब हम A5 को लिखते हैं तो ये आपके पास बनेगा AR5 माइनस 1, इस तरह से A3 जो है ये बन जाएगा AR3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 ओवर 9। इस तरह से जब आप A2 को लिखेंगे तो ये बनेगा AR2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 ओवर 9, ठीक है। यहाँ से देखें इधर से ये A से कैंसिल हो जाएगा, R4 ओवर R2 इज इक्वल टू 4 ओवर 9, जहाँ फिर ये दो जो है वो इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये R स्क्वायर रह जाएगा 4 ओवर 9, ठीक है। यहाँ फिर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट ले लें, ठीक है, तो R स्क्वायर इधर भी रूट और 4 ओवर 9 इधर भी रूट, ठीक है। तो R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जब आप 4 का रूट लेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 और जो 9 है इसका रूट आ जाएगा आपके पास 3, मतलब R की वैल्यू आपके पास आ गई 2/3, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, ये जो AR2 माइनस 1 है ये बन गया AR इज इक्वल टू 4 ओवर 9, ठीक है। अब जब हम A की वैल्यू 2/3 रखते हैं, ठीक है, इंटू R इज इक्वल टू 4 ओवर 9, यहाँ फिर इनको उधर शिफ्ट कर दें, ये 4 ओवर 9 है, ये उधर जाके 3 ओवर 2 हो जाएगा, यानी R की वैल्यू आपके पास कितनी रह जाएगी। अब देखिए A हमारे पास R हमारे पास प्लस माइनस में आया था ना, ठीक है, ये हमने R की वैल्यू पुट की है, यहाँ पे A आएगा, ठीक है, हमने R की वैल्यू पुट की, ये A रहेगा, ठीक है।
तो आर की वैल्यू +-2 थी, तो इसलिए ये +-2/3 आएगा, और यहाँ पर भी प्लस माइनस के साथ ही आएगा, मतलब ए की वैल्यू भी प्लस माइनस के साथ ही आएगी, क्योंकि रूट है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको कैंसिलेशन करते हैं, प्लस माइनस का कुछ नहीं करना आपने, वैसे ही साथ में लगा रहेगा। आप सिर्फ 4/9 और 3/2 को सॉल्व करें, तो ये आपके पास 2/3 आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म भी इसकी आ जाएगी 2/3। ठीक हो गया। अब देखें, ये जो हमारे पास ए एन था, अब इसको बना लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमने कैलकुलेट की +-2/3, ठीक है, और आर भी हमारे पास यही है 2/3 इसकी पावर n-1, ठीक है। अब देखें, ये ब्रैकेट के अंदर वाले सेम हैं, ठीक है। अगर ब्रैकेट के अंदर वाले सेम होंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, इधर +1 है, ठीक है, तो ये दोनों जो हैं बेसिस सेम हैं, तो पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो 1 + n-1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, सो 2/3 प्लस माइनस का, ठीक है, +-2/3 इसकी पावर n, ठीक है। यानी कि ये आपके पास दो सीरीज़ हैं, एक प्लस के साथ चल रही है, एक माइनस के साथ चल रही है, ठीक है। यानी प्लस के साथ अगर होगा तो आप इसको लिखोगे 2/3 इसकी पावर n, और अगर माइनस के साथ होगा तो आप इसको लिखोगे -2/3 इसकी पावर n, ठीक है। ये दो सीरीज़ आ जाएंगी आपके पास। जी, अब हम आगे इसके क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, उसने हमसे कहा है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। आपने 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हैं वो लेने हैं जीपी में, जिनका सम जो है वो 26 हो और प्रोडक्ट जो है ये 216 हो, ठीक है, 216 हो। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, जब भी आपने देखें जीपी में नंबर्स लेने हैं तो हमेशा ये होता है कि आपके पास एक मिडिल वाला नंबर लें। अगर आपने ऑड टर्म्स लेनी हो, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, ये सारे ऑड है ना, तो जब आपने ये नंबर्स लेने हो तो फिर एक मिडिल वाला नंबर लेते हैं, एक आगे वाला नंबर और एक पीछे वाला नंबर, ठीक है, अगर आपने ऑड में लेने हो। और अगर आपने इवन में लेने हो तो फिर मिडिल वाला स्किप करते हैं, एक आगे वाला नंबर एक पीछे वाला नंबर, ठीक है, फिर आगे से एक नंबर स्किप करके नेक्स्ट वाला, इस तरह से चलता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है वो उसने हमसे ऑड नंबर के बारे में ही पूछा है, तो हम उसी के बारे में ही बताएंगे कि हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स बताने हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कौन कौन से। लेट, एक हमारे पास ए है, एक इसका आगे वाला और एक इसके पीछे वाला, ठीक है। अब देखिए, जीपी में जब भी टर्म्स बनती थी हमने यही कहा था ना कि आर से मल्टीप्लाई करना है, आपने कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट टर्म लेने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने प्रीवियस टर्म लेनी है तो जाहिर है पीछे की तरफ आएंगे तो रिवर्स प्रोसेस होगा। तो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स क्या हो गया आपके पास, डिवीजन, मतलब कि कॉमन रेशो से आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। अगर आपने किसी टर्म का पीछे वाला लेना है तो आपको कॉमन रेशो से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आगे वाला नंबर लेना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, अगर पीछे वाला नंबर लेना है तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये 3 नंबर ले लिए, इन किस में हैं, ये जीपी में, ठीक है। ये जो हैं वो तीनों के तीनों नंबर जो हैं वो जीपी में हैं। अब आपके पास कंडीशन क्या है कि इनका सम जो है वो 26 है, मतलब जब आप इनको प्लस करते हैं, यानी a/r + a + ar, तो आपके पास आंसर आता है 26, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a/r × a एंड × ar, तो आपके पास आंसर आता है 216, ठीक है। अब इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। यहाँ पे देखें, ये r से r कैंसिल हो गया, ठीक है, a × a ये बन गया a³ = 216, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि अब हमें इसका क्यूब रूट लेना है, सिंपल ए के लिए, तो 216 का आपने कैलकुलेटर से क्यूब रूट ले लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको कर दें जी आप पुट इन 1, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी ना, इसमें हम इसको पुट कर देते हैं, जहाँ पे हमारे पास ए है उसकी जगह 6 रख देते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास 6/r + 6 + 6r = 26, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। इधर जो है ये r हो गया, एलसीएम लेंगे, ये 6 + 6r + 6r² = 26। यहाँ पर ये r इधर डिवाइड हो रहा है, जब इसको उधर के लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6 + 6r + 6r² = 26r, ठीक है। अब इसको जो है वो आप 26r को भी इधर शिफ्ट कर दें, और ये जो टर्म्स हैं इनको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, यानी स्केयर वाली पहले आएगी, फिर 6r आ गया, फिर -26r, ठीक है,
और फिर ये प्लस का 6, ठीक है। टर्म्स को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके भी लिखा है ताकि आपके पास जो है वो इसकी वैल्यू रह जाए, ठीक है। आप देखें यहाँ से क्या होगा, ये बन जाएगा आपका 6r² प्लस माइनस 20r, ठीक है। ये 6r में से 26r माइनस करेंगे तो 20r आ जाएंगे, ठीक है। और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये आपके पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है, जिसमें जो है वो आपको अब देखना है कि अगर दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर जो है वो 20 है। आप इसको मिड टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं, आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसको मिड टर्म ब्रेक से, ठीक है। मैं मिड टर्म ब्रेक से करती हूँ इसको, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन है आपके पास 6r² माइनस 20r प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें जो है दो नंबर्स इनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, प्लस माइनस करें तो 20 आए, ठीक है। वो आपके पास आ जाएंगे 18, ठीक है। 18 और 2 माइनस 18r माइनस 2r प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हमने 6r कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह गया r-3, यहाँ से -2 कॉमन, ब्रैकेट में r-3, ठीक है। यहाँ से r-3 ओवरऑल कॉमन, 6r-2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास हो गया r-3 इज इक्वल टू 0 एंड 6r-2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से r की वैल्यू एक आ गया आपके पास 3 और दूसरी तरफ r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये 2/6 और r इज इक्वल टू 1/3। ये आपके पास r की दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। यानी a की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 है, r की वैल्यू आपके पास 3 है और r की वैल्यू आपके पास 1/3 है। तो r की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसका मतलब है कि जो नंबर्स हैं उनकी भी दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। तो नंबर्स हम देख लेते हैं, व्हेन a इज़ इक्वल टू 6 एंड r इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो नंबर्स जो थे वो हमारे पास था, फर्स्ट नंबर तो a ही था, सेकंड नंबर था ar, ठीक है। यानी a है 6 और r है आपका 3, तो ये 18 हो गया, ठीक है। और थर्ड नंबर हमने लिया था a/r, ठीक है। a की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 3 है, तो 6/3 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। यानी जो तीन कंसेक्यूटिव नंबर हैं वो आपके पास पहली पॉसिबिलिटी में आपके पास आ गए 6, 18 और 2, ठीक है। जब आपके पास जो है वो r3 होगा, ठीक है। इसको अगर आप ऑर्डर में लिखें तो हमने ये वाला जो 2 है ये हमने इधर लिखा था ना, यानी शुरू में इधर लिखा था, पीछे वाला नंबर लिया था, ठीक है। तो मतलब ये नंबर्स बनेंगे आपके पास 2, 6 और 18, ठीक है। अब हम ले लेते हैं, जब आपके पास r जो है वो 1/3 था, जब 1/3 था तो आपका a जो है वो तो 6 ही रहेगा, तो ar आपका कितना हो जाएगा 6 इंटू r की जगह 1/3, तो इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। और a/r जब करेंगे तो जो हो गया 6 डिवाइडेड बाई 1/3, तो ये डबल डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 3 जब ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, ठीक है। तो ये आ गया 18, ठीक है। तो अब इस केस में आपके पास तीन नंबर कौन से हो गए, मिडिल नंबर इनका 6 था, ठीक है। आगे वाला नंबर हमने ar लिया था, ar का आंसर आपके पास कितना आया 2 और a/r का आंसर आया आपके पास 18 ओनली 18, ठीक है। यानी 18, 6 और 2, ठीक है। ये तीन नंबर हो गए। जब आपके पास r जो है वो कितना होगा 1/3, यानी हमने दो पॉसिबिलिटीज़ ले ली, जब r 3 होगा तो नंबर होंगे 6, 18, 2 और जब r 1/3 होगा तो नंबर जो हैं वो होंगे 2, 6 और 18, ठीक है। यानी ऑर्डर ही सिर्फ चेंज होगा, ठीक हो गया जी। तो अब हम आगे इसके क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए उसने हमसे कहा है जीपी की आपने 30th टर्म कैलकुलेट करनी है, मतलब कि आपने a30 लेना है, ठीक है। जबकि जीपी उसने आपको दे दी है, पहला x है, फिर 1 है, फिर 1/x एंड सो ऑन, ठीक है। तो जाहिर है 30th टर्म बनाने के लिए आपको यहाँ पे कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म चाहिए। तो अगर हम इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म देखते हैं तो हमारे पास है x, और अगर हम कॉमन रेशियो लें तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें तो ये 1/x बन जाएगी, ठीक है। ये आ गया आपके पास कॉमन रेशियो। अब हम a30 ले लेते हैं, यानी हमारे पास n की वैल्यू है 30, ठीक है। तो a30 जो है वो आपके पास आ जाएगा a1r30 - 1, ठीक है। यानी a1 है आपके पास x, ठीक है, और r है आपके पास 1/x, इसकी पावर 30 - 1 ये हो गई 29, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x है और इस x को जब आप ऊपर लेकर आओगे तो इसकी पावर -29 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, ठीक है, इसलिए हम इसको ऊपर लेकर आए हैं ताकि सिमिलर टर्म्स को हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब देखिए इधर x की पावर +1 है, ठीक है, तो बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर जो हैं वो ऐड हो जाती हैं,
ठीक है। तो ये हम करेंगे 1 प्लस -29, ठीक है। तो ये x जो है ये रह गया आपका -28, या फिर इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए वापस इसको जो है वो फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। यानी 1/x 28, ये इसका आ जाएगा, ये इसकी आ जाएगी 30th टर्म, ठीक है। a30 इज इक्वल टू 1/x रेज टू पावर 28। नेक्स्ट में अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने हमसे कहा है कि पीथ टर्म फाइंड करें, ठीक है। यानी ए पी आपने कैलकुलेट करना है, और जी पी आपके पास क्या है, एक्स है, एक्स क्यूब है, x5 है, एंड सो ऑन, ठीक है। अगेन देखें, जो टर्म्स हैं वो कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉमन रेशो चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट टर्म तो इसकी x है, और जब कॉमन रेशो लेंगे तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें तो आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर 3x है, नीचे 1x है, तो 1x कैंसिल हो जाएगा, 2x रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है n आपके पास अब कितना हो जाएगा, p, क्योंकि आपको p टर्म कैलकुलेट करनी है। तो हमने इसके लिए फार्मूला लिखा ए पी इज इक्वल टू ए आर पी -1, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म है इसकी x, ठीक है, और r जो है वो है इसका x स्क्वायर, इसकी पावर p-1, ठीक है। अब देखें, जब आपके पास जो है वो डबल पावर हो जाए, यानी ये भी पावर है और ये भी पावर है, ठीक है। तो ये भी आपने ला पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में कि अगर डबल पावर हो जाए तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये बन गया 2p-2, यानी ये 2 जो है ये p से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से हम वही ला अप्लाई करते हैं कि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, ठीक है। इस x की पावर 1 है, तो दोनों जो हैं वो अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हम वो ला अप्लाई कर देते हैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए। ये हो जाएगा 1 + 2p-2, ठीक है। अब जो आपके पास सिमिलर टर्म्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। सिमिलर टर्म यानी ये प्लस का 1 और माइनस का 2, तो ये करेंगे +1 - 2, तो ये -1 रह जाएगा, ठीक है। यानी इस सीक्वेंस की आपकी पीथ टर्म जो है वो आ जाएगी x⁻²p-1, ठीक है। यहाँ पर ये जो है एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कहीं पर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।